नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है आपका वीकेंड के सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा में। हमारा देश कोरोना के खिलाफ जंग नहीं महाजंग लड़ रहा है, लेकिन इस जंग में महत्वपूर्ण है कि हम अपने हौसले को अडिग रखें, मजबूत रखें। तो आज क्योंकि मैंने कोरोना से खुद लड़ाई लड़ी है, मैंने और मेरे परिवार ने, तो इस हफ्ते ये देश है हमारा में मैं बात करूंगा कि कोरोना से कैसे पार पाया जा सकता है, कैसे पॉजिटिव रह के कोरोना की रिपोर्ट को नेगेटिव किया जा सकता है। मेरी कोरोना के साथ, कोविड के साथ आंखों देखी की मैं बात करूंगा। तो इस हफ्ते ये देश है हमारा में इसकी बात करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत बढ़िया बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि न भारत न भारतवासी कोरोना के आगे घुटने टेकेंगे। यानी साफ है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो इस हफ्ते ये देश है हमारा में कोरोना को लेकर सीधा और सरल संवाद, और संवाद करने के लिए आज मेरे साथ कई बड़ी हस्तियां जुड़ेंगी जो लोगों की खूब मदद भी कर रही हैं। मेरे साथ जुड़ेंगे कुमार विश्वास, मेरे साथ जुड़ेंगी जानी मानी एक्ट्रेस बॉलीवुड की भूमि पेडनेकर, मेरे साथ जुड़ेंगे जाने माने गीतकार जिन्होंने लिखा है देश की मिट्टी में मैं मिल जावां, मनोज मुंतसिर, मेरे साथ जुड़ेंगे अनुपम खेर, जाने माने एक्टर। तो आज का ये देश है हमारा आपके लिए, आपके परिवार के लिए रामबाण है। जरूर जरूर देखिए। न भारत हिम्मत हारेगा और न कोई भारतवासी हिम्मत हारेंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। यही वो सबसे बड़ी ताकत है जिसके दम पर कोरोना को बेदम करने की जंग जारी है और कामयाबी भी मिल रही है। कोरोना से ठीक हो रहे मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पॉजिटिविटी रेट में लगातार गिरावट आ रही है। ऑक्सीजन की कमी काफी हद तक दूर हो चुकी है। भारत में स्पुतनिक की पहली डोज लग चुकी है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। आप जो अपना हैशटैग देते हैं लड़ेंगे जीतेंगे, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत हौसला देने वाला है। और मैं आपको ये कहता हूं, जब भी मैं आपका वो हैशटैग पढ़ता था लड़ेंगे जीतेंगे, बड़ा हौसला मिलता था। आपने अगर लड़ेंगे जीतेंगे हमारा हैशटैग देखा हो तो हमारी टीम जो ऑफिस ऑफ कुमार विश्वास है वो एक बात और लिखती है, न मैदान छोड़ेंगे न पीठ दिखाएंगे, हम लगातार लड़ेंगे। कि आपकी एक फिल्म आई थी दम लगा के हाइशा, जिसमें आप ने लोगों को प्रेरणा दी थी कि कैसे हारी हुई बाजी को जीतना होता है। और कोरोना का ये जो दौर है इसमें भी दम लगा के हाइशा की जरूरत है। अगर हम कोई भी चीज हासिल करने के लिए मन बना ले तो वो हम हासिल कर सकते हैं। और इस समय सबसे जरूरी चीज यही है कि ये जो कोरोना काल चल रहा है, ये जो महामारी चल रही है, इस महामारी पर हम जीत पाए। और ये तभी हो पाएगा जब पूरा समाज एकजुट होकर, जो कहा जाता है आजकल ब्रेक द चेन, ये चेन तोड़ना बहुत जरूरी है। Lot of people are criticizing the government. I can tell you the number of COVID patients what we have, if they are presented to US government, there is no way they could manage. कोरोना को मात देकर अमीश देवगन ने फिर से आर पार की शुरुआत की तो उन्हें हर तरफ से बधाई भी मिली। एक तरफ लगातार मजबूत होती तैयारी है तो दूसरी ओर कोरोना के आमने सामने जंग लड़ रहे डॉक्टरों और मरीजों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी पूरे देश का जज्बा बढ़ाने वाली है। कुमार विश्वास, आपका अभिनंदन है। सबसे पहले तो हम आपके पीछे देख रहे हैं कि शाम ढल रही है, लेकिन मैं गांव में हूं जी, आप गांव में हैं और गांव की परिस्थिति खराब भी है। हम सब जानते हैं कि इस समय महामारी के इस दौर में शहर में तो ट्विटर भी अवेलेबल है, सोशल मीडिया भी अवेलेबल है, और अगर हम देखें तो अस्पतालों की संख्या, डॉक्टरों की संख्या भी ठीक ठाक है, लेकिन गांव की स्थिति बहुत खराब है। उन्हें तो पता ही नहीं है ये बीमारी कैसी है।
मैंने अभी पिछले 5 दिन पहले हमेशा एक चैनल को बोला था, और मैं लगातार अपने फेसबुक ट्विटर पे लिख रहा हूँ जी कि गांव के बारे में सचेत हो जाइए। गांव में तो पैरासीटामोल भी नहीं है। और मैं आपके दर्शकों को बता दूं, हम एक कोविड केयर किट बना रहे हैं जिसमें WHO और एम्स की गाइडलाइन सरल हिंदी में चित्रों के माध्यम से छपी हुई है कि क्या क्या लें। और मुझे अच्छा लगेगा आपको इस सूची करते हुए कि मैं जहां हूं, आसपास के बहुत सारे प्रधानों को मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल पे लिया, और सबने वहां कम्युनिटी सेंटर्स में या वहां जो स्कूल है उसमें पूरे गांव से मांग के खाटें बिछवाई हैं, कपड़े बिछवाए हैं, अनाज रखवाया है, और आइसोलेशन की प्रोसेस शुरू कर दी है। वहां हमने हर गांव में एक 5 लीटर का या 10 लीटर का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी रखवाने की कोशिश प्रारंभ कर दी है। उस एक कोविड केयर किट में 30 मास्क हैं, एक थर्मामीटर है, एक ऑक्सीजन लेवल चेक करने का एक ऑक्सीमीटर है, और जो 10 दिन की दवा होती है, जो जो आपको लेनी है वो सारी दवा उसके अंदर, जिंक है, कैल्शियम है, आइवरमेक्टिन है, और एजिथ्रोमाइसिन है, और डोलो या पैरासीटामोल है, और उसमें लिखा हुआ है कौन सी कब लेनी है। तो अल्टीमेटली अगर ये कोविड केयर किट ही हम सारे लोग जितने भी हैं जी वो आप कहीं भी किसी वेंडर से कह के बनवा सकते हैं, एक लिफाफे में डाल के रखवा सकते हैं। अगर गांवों के पास ये भी होगा तो हम बहुत बड़ी कैजुअलिटी बचा सकेंगे। और इसके लिए मैं बार बार 5 दिन से जी। लोगों से कह रहा हूं, अब थोड़ी सी जागृति आई है, और अगले कुछ दिन कुछ मत करिएगा। केवल अपने आसपास के गांवों में 50-50, 100-100 का बहुत थोड़े में बन जाती है, 400 रुपए में पूरा कोविड केयर किट बन जाता है। और उसके ऊपर अगर आप उसमें एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और लगा दो 50 के ऊपर, तो आप 1000-1500 रुपए में टोटल काम कर देते हो। तो अगर आप किसी का मन है कि वो 5 कर सकता है तो 5 करे, 10 कर सकता है 10 करे, 100 कर सकता है तो 100 करे। तो हम तो अभी लगातार गांवों की संख्या बढ़ा रहे हैं, और आशा करते हैं कि अगले कुछ दिनों में मैं आसपास के 100-200 गांवों में ये कोविड केयर सेंटर बनवा दूं। नहीं, बहुत अच्छा प्रयास है ये। और ये जो आपने जिस सोच के तहत ये किया है वो भी बहुत उम्दा सोच है, क्योंकि बहुत जरूरी है कि गांव तक हम जरूर पहुंचे। महत्वपूर्ण ये है, जब मैं खुद कोविड पॉजिटिव था कुमार भाई, तो मैं देख रहा था किस तरह से लोग मदद कर रहे थे, चाहे वो श्रीनिवासन हो, चाहे वो शलभमणि त्रिपाठी हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो सोनू सूद हो, चाहे वो गौतम गंभीर हो। मैंने देखा किस तरह से, और मैं कई लोगों के नाम भी नहीं यहाँ पे ले पा रहा, बहुत से लोग हैं हमारे कई मीडिया के साथी हैं जो बहुत मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कुमार विश्वास साहब कि आदमी बीमार होता है और उसे पता है उसको किस तरह की बीमारी है, उसे पता है उसको किस तरह की तकलीफ है, लेकिन जो सोच है वो बड़ी नकारात्मक कई बार हो जाती है। बिल्कुल यहां पर इस मोड़ पे मैं व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूं कि मेरा पूरा परिवार कुमार विश्वास साहब कोरोना पॉजिटिव हो गया था, और आप यकीन मानिए निश्चित तौर पर कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं, आप घर में ठीक हो सकते हैं। मैं खुद घर में ठीक हुआ हूं, मैंने दवाई लेकर, मेडिसिन लेकर डॉक्टर से, घर में मैं खुद ठीक हुआ हूं। कुमार विश्वास बोलिए। इसमें मरीज को या जिसको कोरोना हुआ है उसको ये भरोसा मिलना चाहिए ना, जैसे कहते हैं ना, श्रद्धा विश्वास रूपिण है। शुरू में गोस्वामी जी वंदना करते हुए जब कहते हैं एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। अगर ये हो जाए कि मेरे पीछे मेरी सरकार खड़ी है, मेरी संस्थान खड़े हैं, मेरे मित्र खड़े हैं। मेरा एक मित्र है, वो परिचित पुराना मित्र था, अचानक मुझे पता चला 6 दिन में उसकी तबीयत खराब हो गई। मैंने उसे कॉल किया, हाँफ रहा था, और मैंने कहा मैं खड़ा हूँ, चिंता मत कर, अभी अस्पताल कराता हूँ, अभी एम्बुलेंस आती है, अभी ऑक्सीजन करता हूँ। और आज मुझे डॉक्टर कह रहे हैं, वो घर लौट के आया कि साहब ये बच नहीं सकता था, ये बचा है, क्योंकि उसको लग गया कि यार कुमार है, सब कर लेगा। और अगर ऐसा भरोसा एक सामान्य कवि, जो ना, जैसे मुझे एक कलेक्टर ने बोल दिया कि भाई ना आप मंत्री हो, ना आप सांसद हो, ना विधायक हो, ना मेरे अधिकारी हो, मैं क्यों सुनूं आपकी। अगर एक सामान्य कवि कर सकता है, सामान्य लोग कर सकते हैं, तो ये सारे मंत्री, ये सारे विधायक, ये सारे मुख्यमंत्री, ये प्रधानमंत्री, ये अगर रीच आउट करें लोगों से, अगर ये बार बार आके बोले कि मैं खड़ा हूं, चिंता मत करिए, हम भी पूरा काम नहीं कर पाते हमेशा। जैसा अभी गौतम कह रहे थे, हमको रात को कई बार बड़े दुख के साथ सोना पड़ता है, सुबह उठ के खराब खबर के साथ उठते हैं, मूड खराब हो जाता है, दिमाग भारी हो जाता है, लेकिन फिर काम पे लगते हैं कि चलो इसका तो नहीं बचा पाए, चलो 2 के लिए लगते हैं, चलो 5 के लिए लगते हैं, और खराब खराब सूचनाएं आती हैं। 8 महीने की गर्भवती बच्ची को नहीं बचा पाए, 2 जाने एक साथ चली गई, रो पड़े हैं, अकेले रोए हैं, बहुत बहुत बेबसी अनुभव हुई है। फिर दूसरी जगह लगते हैं कि नहीं यार, उसको अस्पताल दिला दो, उसको ये कर दो, उसके लिए हवाई पहुंचा दो। तो ये तो युद्ध है, इसमें तो सबको जुटना पड़ेगा, तब जाके मनुष्य नहीं, आपका हैशटैग बहुत अच्छा लगता है मुझे। आप जो अपना हैशटैग देते हैं, लड़ेंगे जीतेंगे, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत हौसला देने वाला है। और मैं आपको ये कहता हूं, जब भी मैं आपका वो हैशटैग पढ़ता था, लड़ेंगे जीतेंगे, बड़ा हौसला मिलता था। मैं एक बात शेयर करना चाहता हूं आप लोगों से। जिस दिन रोहित सरदाना की अचानक देहांत हो गया, मुझे लगता है कि, या फिर शेष जी का देहांत हो गया, शेष जी को पूरी उपचार का पूरा प्रयास किया गया लेकिन वो नहीं बच पाए, प्लाज्मा थेरेपी तक देने का प्रयास हुआ लेकिन वो नहीं बच पाए। रोहित सरदाना यंग एंकर, यंग जर्नलिस्ट,
और 42 साल की उम्र में उनको भगवान के पास जाना पड़ा। यकीन मानिए उस दिन तो दिल बैठ सा गया था और मैं अकेले कमरे के अंदर खूब मेरे आंसू निकले और आंसू निकलने के बाद एक ही बात निकली कि आखिरकार क्यों मानव जाति के ऊपर इतना बड़ा प्रहार क्यों। लेकिन फिर मैंने सोचा कि हम सब लोग भी अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग गए थे कि देखिए हम इंसान हैं, हम साइंटिस्ट हो गए, हम डॉक्टर हो गए, हमारे पास पैसे बहुत है, हमारे पास क्षमता बहुत है। विश्व की ताकतें झुक गई जब महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोला। ये मैं कहना चाहता हूं कि हमें भी रियलाइज करना पड़ेगा कि हम कहां कहां गलत हुए हैं जीवन के अंदर, ये सोचना पड़ेगा। कुमार विश्वास। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप, जैसे मैं बहुत बेहूदगी के तर्क देखता हूं दोनों पक्षों के, और मुझे अपने एक बहुत ही प्रिय मित्रों को डांटना पड़ा है फोन पे। कुछ जो सरकारों में मेरे बहुत सारे मित्र हैं वो चाहते हैं कि इसके खिलाफ हम बोले कि नहीं नहीं सब पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। कुछ जो सरकारों के खिलाफ लोग हैं वो इस अवसर का प्रयोग करना चाहते हैं ताकि सरकारें अपदस्थ की जा सकें, शासक के प्रति घृणा पैदा की जा सके। मेरा दोनों से ही कहना है कि आपने दोनों ने हमें निराश किया है। अब अगर जनता एक दूसरे के साथ काम कर रही है, रेड क्रॉस एक दूसरे के साथ काम कर रहा है, हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के काम कर रहे हैं, तो हमारा काम डिस्टर्ब मत करिए। देखिए जब युद्ध चलता है तो सेनापति ने गलत व्यूह रचना बनाई थी, रसद गलत पहुंची थी, इस पे उस समय चर्चा करनी ठीक नहीं होती। एक सैनिक का काम होता है कि वो उस समय लड़े। तो मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, अगर पार्टियां ये कह सकती हैं कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, प्रधानों के पास घुस जाती हैं, गांव गांव घुस जाती हैं, अपना एक वोट नहीं जाने देती, अपना जो पोलिंग बूथ मैनेजर होता है, मैंने भी बनाए पोलिंग बूथ वाले, मैंने जब चुनाव लड़वाए 3-3 दिल्ली में तब मैंने बनाए थे। अगर उनसे कहती है बेटा एक भी वोट जाने नहीं चाहिए, तो अपने कार्यकर्ताओं से ये कैसे नहीं कह सकते कि एक भी मरीज बीमार नहीं पड़ना चाहिए, एक भी मरीज उपचार के बिना नहीं रहना चाहिए, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसे कॉल ना जाए, भरोसा ना जाए। ये कहाँ की आपकी नेतृत्व क्षमताएं हैं। लेकिन अब चूंकि वो है नहीं और लोग गायब हैं सिरे से, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपने अगर लड़ेंगे जीतेंगे हमारा हैशटैग देखा हो तो हमारी टीम जो ऑफिस ऑफ कुमार विश्वास है वो एक बात और लिखती है, ना मैदान छोड़ेंगे ना पीठ दिखाएंगे, हम लगातार लड़ेंगे। हमारे पास साधन कम है, हमारे पास ऑक्सीमीटर कम है, दवाएं कम है, मुझे भीख मांगनी पड़ रही है। मैं अपने जो पुराने दोस्त हैं, जो रईस हैं, जो अच्छे हैं, जिनके पास है, उनको फोन कर करके कह रहा हूँ भाई तू 100 किट दे दे, तू 50 किट दे दे, 40 किट दे दे। लोग ले भी रहे हैं और मुझे लगता है कि हम संयुक्त होकर लड़ेंगे तो हम इससे पटक लेंगे, जून तक जाने नहीं देंगे, उससे पहले इस कोरोना को पटक लेंगे। ये देखिए बड़ी पॉजिटिव बात आपने अभी कही, बातों बातों में शायद आपको रियलाइज भी नहीं हुआ कि हम जून तक इस कोविड को पटक देंगे। देखिए ये जो आप जो बोल रहे हैं ये लोग सिरे के उस पार और सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों करोड़ों लोग देखेंगे। इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे बहुत से लोग ट्वीट कर रहे हैं, मेरी टीम मुझे बता रही है, बहुत से लोग फेसबुक पे लिख रहे हैं, फेसबुक पे इस समय ये लाइव आ रहा है, बहुत से लोग लिख रहे हैं कि जरूर कुमार विश्वास से इस बात को जरूर पूछेगा। और आपने उसका जवाब दिया भी अपने तरीके से कि जब आप लोगों की मदद नहीं कर पाते, जब आप अगले दिन जैसे भी आपने बोला सुनते हैं कि वो नहीं रहा, तो मन दुखी जरूर होता होगा। लेकिन वो क्या ऐसी सोच है जो आपको कहती है कि कल दोबारा उठ, तू कल हारा है लेकिन दोबारा उठ, आज तू जीत जाएगा? वो ऐसी कौन सा आत्मबल है, वो कौन सी सोच है? युद्ध में कभी भी आपके आसपास जो सैनिक मर के गिरता है, जो लड़ता हुआ गिरता है, उसके प्रति शोक मनाने का समय करना महारथियों को शोभा नहीं देता। ये युद्ध के बाद का काम है, जब युद्ध हो जाए तब आप गिनती करें। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे आसपास के इतने मेरे प्रिय लोग गए हैं जिनके लिए मैं अच्छी सी एक श्रद्धांजलि नहीं लिख पाया। रोहित आपका भी दोस्त था, मेरे लिए छोटे भाई जैसा है जी। और प्रमिला और वो बच्चियां वो मेरे लिए भी मेरी भतीजियां जैसी हैं, मैं उसके लिए अच्छा नहीं लिख पाया। शेष भाई से हमारी कितने वैचारिक मतभेद होते थे, कितनी बहसें होती रही हैं, हम साथ पैनल में बैठे हैं, आपके साथ बैठे हैं, सारे चैनल्स पे बैठे हैं, मैं शेष भाई पे नहीं लिख पाया। डॉक्टर कुंवर बेचैन मेरे गुरु कोरोना ने खाए, मैं उन पे नहीं लिख पाया। तो मुझे लगता है कि ये सब मैं बाद में देख लूंगा। अभी सुदूर वहां गाजीपुर में एक लड़की का मैसेज आता है अचानक कि मैं 7 महीने की गर्भवती हूँ सर और मेरे को कुछ नहीं मिल रहा और मेरे पति को दिवंगत हो चुके हैं। तो मेरे को ध्यान आता है मैं किसको फोन करूं, तो मैं गाजीपुर के लिए कृपा भैया को फोन करता हूं बंबई में कि आप गाजीपुर के प्लीज देख लीजिए। मैं रवि किशन को फोन करता हूं कि रवि यार तू गाजीपुर के पास तेरा गांव है, तू जरा देख ले। मैं वहां के कलेक्टर को फोन करता हूं, वो कोई दूसरा व्यक्ति निकलता है, वो कहता है अच्छा मैं देखता हूं। और फिर मुझे अगले दिन पता चलता है कि वो बिटिया ठीक है, उसका गर्भस्थ शिशु भी ठीक है। तो मैं बड़े आराम के साथ बहुत प्रसन्न होकर कहता हूँ चलो ये काम हुआ, अब आगे चलो। तो आपसे सबसे कहता हूँ हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम। हमने बड़ी बड़ी लड़ाइयां देखी है। हमारे घर का एक आदमी बिना पैरों में चप्पल डाले हुए एक अकेला उत्तरीय पहने हुए दक्षिण तक पहुंचा और उसने जाके दुनिया के सबसे अहंकारी को घर में घुस के मारा था। ये कोरोना तो बहुत छोटा विषाणु है, इसे हमारा आत्मबल मार लेगा। और जो लोग अगर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनसे कहता हूं कि रामचरितमानस में विभीषण और राम का संवाद पढ़े युद्ध कांड में,
और देखें कि भगवान कैसे कहते हैं कि साधन की आवश्यकता नहीं है, अंदर के आत्मबल की आवश्यकता है। अगर आप लक्ष्मण रेखा के उस पार खड़े रहे तो आपकी सांसों की सीता को कोरोना रूपक रावण नहीं हरण कर पाएगा, अगर आपने अनुशासन का पालन किया। और उसके बाद भी अगर ऐसा हो जाए तब भी हम नल नील के माध्यम से, हम अपने बंदरों के माध्यम से, अपने हनुमान के माध्यम से, अपने जंगलों के माध्यम से अपने प्राण रूपी सीता को उस राक्षस के पंजे से छुड़ा के लाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है और संकल्प है और आप सबको दोहराना चाहिए। जी निश्चित तौर पर। लेकिन कुमार विश्वास, में एक बात पे जरूर आपसे बात करना चाहता हूं। कोरोना काल में कुछ गिद्ध हैं जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, जो नकली दवाएं दे रहे हैं, जो ऑक्सीजन सिलेंडर अपने घर में छुपा के बैठे हैं, जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी कर रहे हैं, 20-20 हजार रुपए में खरीद कर और 80-80 हजार, 1-1 लाख रुपए में बेच रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप उन लोगों के बारे में? क्योंकि एक तो अगर हम बात करते हैं रामायण महाभारत की, अगर हम उस युग की बात करते हैं तो हमें पता है कौन दुश्मन था, कौन गलत रास्ते पे चल रहा था। लेकिन ये लोग कौन है? ये लोग तो इंसानियत के भी दुश्मन है, जो नकली दवाएं बना रहे हैं, जो किसी की जान बचती हो उसको रोकते हैं। ये सदा से हैं और मैं समाज से सदा कहता हूं कि आप अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहना प्रारंभ करिए। भगत सिंह की फांसी की सजा में जिन लोगों ने गवाही दी थी, उन 3 भारतीयों की पूरी संततियां और वो भारतीय इस देश में आदर पाया उन्होंने मुझे कहते हुए शर्म आती है कि उन्होंने सदनों में जगह बनाई, उनके परिवार ने बड़ा यश लिया। तो हम तो पहले से गद्दारों की और देशभक्तों की गिनती करते नहीं है, तो आप इनकी भी गिनती करके रखिए। और ध्यान रखिए, जब आप समाज में गलती को माफ कर देते हैं, जब आप एक भ्रष्ट और बेईमान और एक्सपोज हुए नेता को वोट देते हैं, जब आप उसे दोबारा निर्वाचित कर देते हैं। आज ये नेता घर में बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने बच्चे विदेश में भेज दिए, मुझे पता है किस किसने अपने चार्टर प्लेन से भेजे, आपको भी पता होगा, आप पत्रकारिता में हैं। लुटियंस के कौन कौन सी कोठियां खाली हो गई हैं, ये आपको भी पता होगा, इस देश को मझधार में छोड़ के जिन्होंने अपनी पुत्र वधुएं भेज दी हैं, अपने बच्चे भेज दिए हैं। इनके चेहरे पहचानिए। और ये इसीलिए बैठे हुए कि इन्हें पता है कि आप भूल जाएंगे, इन्हें पता है कि आप भूल जाएंगे। और मैं आज भी देखता हूं, घर का आदमी परेशान है, बेड नहीं मिल रहा है, मर गए फिर भी पार्टियों को बचा रहे हैं, फिर भी अपनी अपनी पार्टियों की चाटने में लगे हुए हैं। अरे भाई, सांसों पे बनाइए, अब तो भक्ति छोड़ दीजिए, अब तो मान जाइए भैया। पहले तो अपना घर बचाइए, अपना मोहल्ला बचाइए, अपना समाज बचाइए, सच बात। उसके बाद तय कर लेना। तो मैं सबसे, जितने भी लोग आज सुन रहे हैं, उनसे कहता हूं, दुश्मन जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से आपके खंजर घोंप रहा है। जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, जो लोग सिलेंडर जमा कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि लकड़ियां भी जमा कर लें, क्योंकि शमशान में भी वेटिंग है। तुम्हारे जैसे कर्म है, शायद तुम्हें काम भी आ सकती हैं, वो ईश्वर ना करेगा भी तुम्हारे काम आए। ये तो नीचता की हद है। लेकिन हर तरह के लोग हैं अमिश, दूसरे को मारकर खाइए विकृति है, आप खाएं अपना, मैं खाऊं अपना, ये प्रकृति है। लेकिन आप खा सकें इसकी चिंता करके मैं खाऊं, ये संस्कृति है। तो अगर आप जरा भी कल्चर्ड हैं, जरा भी सांस्कृतिक हैं और जरा भी दम्भ भरते हैं कि भारतीय हैं, तो थोड़ी शर्म करिए और थोड़ा हाथ बढ़ाइए लोगों की तरफ। जी बहुत बहुत शुक्रिया कुमार विश्वास, आज के इस दिन जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए, देश को अपनी बात कहने की, जो देश की भावनाओं को, देश के जज्बातों को ना सिर्फ बखूबी समझाता है, बल्कि उसको अपनी कलम के जरिए बेहतरीन ढंग से पेश भी करना जानता है। मेरे साथ अपने घर में स्वागत करिए कलम के बाहुबली मनोज मुंतशिर का। मनोज भाई, आपका स्वागत है, कैसे हो आप? नमस्ते अमीश, मैं थोड़ा सा परेशान तो था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आपका ये प्रोग्राम देख रहा हूं और बड़ी हिम्मत मिल रही है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि कम से कम किसी कोने से तो ऐसी आवाज उठ रही है कि हाँ, उम्मीद बाकी है, हम लड़ेंगे, हमारी फाइटिंग स्पिरिट को कुछ नहीं हुआ है जी। हम बहुत मुश्किल में हैं, लेकिन हम उस नाविक की तरह हैं जिसकी नैया मझधार में है पर किनारा दिख रहा है। ऐसा नहीं कि किनारा नहीं दिख रहा। तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें हाथ पांव मारना होगा, हम लड़ेंगे और लड़के जीतेंगे। ये हमारा इतिहास रहा है, कुछ नया नहीं है इसमें। तो मैं बड़ा खुश हूं कि आप इस जो ये इमोशन है, इसकी प्रतिध्वनि आपके प्रोग्राम में हमेशा सुनाई देती है। आप ऐसे गेस्ट को लेके आते हैं जो कि हौसला बढ़ाते हैं, हमारा हिम्मत देते हैं हमको। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज भाई। आपने गीत लिखा है तेरी मिट्टी में मैं मिल जाऊं, देशभक्ति का इससे खूबसूरत जज्बा कलम से मुझे नहीं लगता भारतवर्ष के अंदर या फिर दुनिया में कहीं निकला हो। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, दुनिया में कहीं निकला हो। लेकिन इस मुश्किल दौर में चुनौती बहुत बड़ी है, जो हमारे साथ में समस्या है बहुत बड़ी विकराल है, लेकिन हौसले शायद उससे भी बहुत बड़े हैं। आपके मन में क्या चल रहा है? देखिए, मैं एक ऐसा इंसान रहा हूं जिसने शुरू से, जब मैं बड़ा हो रहा था,
तब मेरी माँ मुझे एक बात हमेशा सिखाया करती थी कि जब भी किसी मुश्किल में पड़ जाओ, उन लोगों की तरफ देखो जो मुश्किलों से लड़के जीते हैं, वो तुम्हें हिम्मत देंगे। ये सुनने में बात बड़ी मंडेन, बड़ी मामूली लग सकती है, लेकिन ये बात मामूली है नहीं। जी तो जो भी मेरी उम्र है, जो पिछली जिंदगी के 44-45 साल मेरी होशमंदाना जिंदगी के जो भी गुजरे हैं, मैंने हमेशा पलट के देखा है कि जब परिस्थितियां उल्टी हुई हैं तो बड़े लोगों ने क्या किया है। तो मुझे न्यूटन दिखते हैं, और मैं देखता हूं कि ग्रेट प्लेग, जो लंदन का ग्रेट प्लेग था, 1665 की बात है, जिसने 1/4 आबादी लंदन की खत्म कर दी थी, हमको याद है। जी उसी ग्रेट प्लेग के दौरान क्वारंटाइन में, लॉकडाउन में, न्यूटन ने इंटीग्रल, कैलकुलस, ऑप्टिक्स के जो फॉर्मूलाज हैं, जिन पे मॉडर्न साइंस आज भी नाज करता है, जो मॉडर्न साइंस की धुरी है, ये लॉकडाउन में और प्लेग के दौरान ढूंढे थे न्यूटन ने। तो मेरे लिए उस वक्त न्यूटन गुरु हो जाते हैं। मैं उनकी तरफ देखता हूं कि ठीक है, आपने अगर एक मुश्किल के दौर में ये चीजें कर दी जो आने वाले भविष्य को संभाल रही हैं। ये मतलब पॉजिटिविटी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम देख रहे हैं कि हर तरफ बड़ा नकारात्मक माहौल है। देश के प्रधानमंत्री ने भी लोगों को संबोधित किया और उन्होंने बोला कि ना हिम्मत हारेगा, ना ही कोई भारतवासी हिम्मत हारेगा, ना भारत हिम्मत हारेगा, ना ही भारतवासी कोई हिम्मत हारेगा। मुझे लगता है कि इस समय पॉजिटिविटी भी चाहिए और कोरोना में नेगेटिविटी चाहिए, यानी कोरोना के केसेस नेगेटिव हो और हमारा जीवन पॉजिटिविटी से भरपूर हो, यानी सकारात्मकता। जी देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वही हैं जो बाण भेद के धरती से धारा निकाल लिया करते थे। वाह। एक उंगली पर गोवर्धन उठा लिया करते थे। हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए, और वो भी हम ही थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। वाह। हमने दुश्मन के लिए फाइटर जेट्स बनाए, संगीन बनाई, और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई और लिख दिया उस वैक्सीन पर, सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर ही नहीं, हर किसी पर, सब पर करे दया। हम जाबाज हैं, जियाले हैं, आंधियों से खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं। हम शांति का सवेरा हैं, इंसानियत के उजाले हैं। पहचानो हमें, हम इंडिया वाले हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो बहुत हम बढ़िया। इंडिया वाले मैदान नहीं छोड़ेंगे, हम इंडिया वाले पीठ नहीं दिखाएंगे, ये तय है। जी निश्चित तौर पर हम इंडिया वाले मैदान नहीं छोड़ेंगे। क्या आपको लगता है मनोज, क्योंकि इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो कई लोग घरों में बीमार हैं जो हमें देख रहे हैं, कई लोगों के परिवार पूरे के पूरे संक्रमित हैं। मैं खुद कोविड पॉजिटिव था, इसी मंगलवार से मैंने वापसी करी है, और निश्चित तौर पर कई कई खबरें सुन के दिल बैठ जाता है जब आप देखते हैं। मुझे लगता है कि ये बीमारी भीषण है, लेकिन इसका डर उससे भी ज्यादा भीषण है। जिनको हो गया है उनको है कि वो जल्द स्वस्थ हो जाए, जिनको नहीं हुआ उनके दिलों में डर रहता है, उनके दिलों में भय रहता है कि कहीं हमको ना हो जाए। ये जो डर है, एक ऐड आई थी एक कैंपा कोल्ड ड्रिंक की कंपनी की, डर के आगे जीत है। तो ये जो डर है, ये डर बड़ा घातक है, ये जो भय है ये बड़ा घातक है किसी भी चीज में। मैं ये कह रहा था कि हमारी जो हिस्ट्री है, हमारा जो शास्त्र है, वो हमें हमेशा दिखाता है कि हम थोड़ा हिंदुस्तानी ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में डर को जगह नहीं दी। आप देखें तो मुझे गीता में जो एक बहुत बड़ा जो संदेश मैंने लिया था भगवान कृष्ण से, वो ये था कि अर्जुन से प्रतिज्ञा द्वय, न दैन्यम न पलायनम, कि दो ही चीजें हैं अर्जुन, दो ही प्रतिज्ञाएं तुम्हें करनी है। जीवन के संग्राम में तुम किसी के आगे दीनहीन बनकर गिड़गिड़ाओगे नहीं और पलायन नहीं करोगे, मैदान में रहोगे। तो सवाल ये नहीं है कि हमारे पास हथियार कितने मजबूत हैं, सवाल ये नहीं है कि ऑड्स हमारे कितने फेवर में हैं, या दुश्मन की ताकत हमसे ज्यादा है या हमारी ताकत ज्यादा है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हमें डटे रहने का मादा है। तो इसका जवाब हमें अपने इतिहास से मिलता है कि हम डटे तो रहेंगे, और अगर आप डटे रहेंगे, अगर आप आंखों में आंखें डाल के देखेंगे ये कोविड नामक दानों की, तो कोई रीजन नहीं है, कोई वजह नहीं है कि एक दिन ये ऐसे डिसअपियर हो जाएगा जैसे कभी था ही नहीं। तो हमें लड़ना पड़ेगा। और देखिए, मुझे दिनकर याद आते हैं। मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि जब भी कहीं आप लड़खड़ाएं तो आप उनको याद करें कि जब वो कहते हैं कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे,
तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक मन में मेरे ख्याल आता है, और ये ख्याल इसलिए आता जी। है कि हम अपने भारतवर्ष जो है 1947 में ये मुल्क आजाद हुआ, लेकिन इसका इतिहास 1947 जितना पुराना नहीं है। इसका इतिहास जी। लाखों वर्ष लाखों वर्ष पुराना है। लाखों वर्ष बिल्कुल। पुराना है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम बात करते हैं स्पेनिश फ्लू की, हम करते, देखिए स्पेनिश फ्लू आया था, किस तरह से स्थिति खराब हुई थी, जी। उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ और स्थिति खराब, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और स्थिति खराब हुई, लगातार स्थितियां खराब होती गई होती गई होती गई। जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या जब भगवान राम ने अयोध्या से निकलकर 14 साल के वनवास के भीतर जब लंका जाके लड़ाई लड़ी, तो क्या वो सामान्य थी? क्या महाभारत सामान्य थी जब वासुदेव भगवान कृष्ण को छल, मैं ये बहुत समझदारी के साथ कह रहा हूं, छल कपट सबका सहारा लेना पड़ा अन्याय को न्याय में बदलने के लिए? क्या वो लड़ाइयां आसान थी? जी। हम बहुत बड़ी मुश्किल में हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम खत्म हो गए हैं, ऐसा नहीं कि हमारे संसाधन खत्म हो गए हैं। 2 बिलियन वैक्सीन का अभी ऑर्डर हुआ है और हम सुन रहे हैं कि अगले हफ्ते तक हमारे पास आ जाएंगी वैक्सीन। स्पुतनिक हमारे यहाँ आ रही है। हमने दरवाजे खोल दिए हैं, जितनी भी फॉरेन वैक्सीन थी जो हमारी मदद कर सके आए। ये सब, इन पे बात क्यों नहीं होती है? बात हमेशा इस बात पे होती है कि ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है। देखिए, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स ने आपके चैनल पे ही बोला है कि जो ऑक्सीजन की समस्या है, अगर ये दुनिया के विकसित देशों के ऊपर, ये डॉक्टर जी बिल्कुल देवी शेट्टी जी ने बोला है, और कितना बड़ा नाम है वो हम सब जानते हैं कि उनकी बात जो है पत्थर की लकीर है। अगर ये अमेरिका जैसे देश के सामने इतनी बड़ी समस्या लेकर रख दी जाए, तो शायद अमेरिका जैसा विकसित देश, जहां के स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं वो अलग लेवल पे हैं, वो भी नहीं संभाल पाएंगे। हम बेशक मुश्किल में हैं, लेकिन आइए हाथ मिलाते हैं ना, हाथ जोड़ के काम करते हैं। आप मेरी सुने, मैं आपकी सुनूं, आप मेरी मदद करें, मैं आपकी मदद करूं। एक दूसरे में कीड़े निकाल के क्या होगा? और देखिए, ये जब बात आती है ना, जब हमसे ये कहा जाता है कि तुमसे हो नहीं पाएगा, तो मैं फिर से आपके चैनल के जरिए ये पहुंचाना चाहता हूं लोगों तक, वो हर आदमी जो हमसे कहता है कि यार तुम लड़के जीतोगे नहीं, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, इंडिया बड़ी बुरी हालत में है। मैं ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में कई तरह के झूठ हैं, लेकिन सबसे बड़ा झूठ आज मैं आपको बताता हूं जी। तुमसे हो नहीं पाएगा। ये 4 शब्द झुठलाते हैं उस कायनात को जो कभी आग का गोला थी, आज जन्नत की तस्वीर है। ये 4 लफ्ज झुठलाते हैं हमारी नसों में खौलती उस एटमी ताकत को, जिसमें नए जमीनों आसमान पैदा करने की तासीर है। तुमसे हो नहीं पाएगा। अगर ये 4 लफ्ज सच हैं, तो क्या इंसान का चांद पर जाना और वहां से मिट्टी लाना झूठ है? क्या एक लंगोटी पहने हुए फकीर का ब्रिटिश हुकूमत से टकराना और जीत के आना झूठ है? 9 मजहबों और 3000 जातियों वाले मेरे देश का एक तिरंगे तले आके जनगण मन गाना झूठ है? जरा कह दो उनसे जो हमें नामुमकिन का सबक सिखाते हैं कि 70 साल पहले हम सिर्फ रुई बनाते थे, आज रॉकेट बनाते हैं। कभी सपेरे कहलाते थे, आज एशिया की शान कहलाते हैं। जिसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री कह के हाशिए पे डाल दिया, आज उसी के बेटे बेटियां तुम्हारी दुनिया चलाते हैं। चलो मान लिया कि आज सूरज धुंधला पड़ गया है, चांद फीका, मान लिया कि आज चेहरा उतरा हुआ है जिंदगी का, मान लिया कि आज कश्तियां डगमगा रही हैं, हिम्मतें लड़खड़ा रही हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम संभलना भूल जाएंगे, मौसम बदलना भूल जाएंगे, चिराग जलना भूल जाएंगे। अरे पैरों में कांटा चुभ गया तो क्या हम चलना भूल जाएंगे? मुश्किलों कब तक सर उठाओगी? एक दिन हम तुम्हें झुकना सिखा देंगे। आज तुम्हारा दिन है, हवा में उड़ लो, कल हमारा दिन होगा, तुम्हें ठोकरों से उड़ा देंगे। बहुत शानदार। आज कैलेंडर पे तारीखें ठहर गई तो क्या, वो दिन भी बीते हैं अमीश, ये दिन भी बीतेंगे। हम पहले भी लड़के जीते हैं, इस बार भी लड़के जीतेंगे। बहुत शानदार। परिंदा है जी, फिर से फड़फड़ाएगा, पंख फैलाएगा और ऐसी उड़ान भरेगा कि सितारे चूम के आएगा। हमसे दोबारा मत कहना कि तुमसे हो नहीं पाएगा। कोरोना का ये